तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और इससे समझा जा सकता है कि पूरी कोशिश है कि जो किसानों के हित हैं उनकी रक्षा हो सके और वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। वीरपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो ये अधिनियम है, हम बात कर रहे हैं कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम के बारे में। सबसे पहले हमारे किसानों को समझाएं कि इसका अर्थ क्या है, इसे हम किस तरीके से समझें। हाँ, ये है, मैं बताना चाहूँगा अपने डीडी किसान चैनल के दर्शकों को कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी नज़दीक में ही कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी ज़रूरी है और किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। उस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को रोड से जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और जो किसान लोकल उत्पाद के आधार पर ही छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे ताकि हमारे जितने भी सीमांत और लघु किसान हैं उनको अपना माल बेचने में, वहाँ तक मंडियों तक पहुँचाने में या प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचाने में बहुत सुविधा हो सके। और अब मैं आपके मुख्य बिंदु पर आता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसानों को व्यापारियों, प्रसंस्करण इकाइयों और कंपनियों से सीधे जोड़ने के लिए, ताकि मतलब बिचौलिए बीच से निकल सकें और कृषि करार के अधिनियम के तहत हम फसल पूर्व में ही किसान के उत्पाद का मूल्य निर्धारण कर सके। तो इसके लिए जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी किसान के पास आएंगे और वो कहेंगे, जैसे समझ करो किसान कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उससे व्यापारी कोई आए या कंपनी कोई आई, उन्होंने कहा कि आप ये मुख्य फसल छोड़कर ये आप प्याज की या टमाटर की या बैंगन की या कोई भी मतलब सब्जी की फसल ये उगाइए, मैं आपको उन्नत बीज, लेबर और जो भी अपना इनपुट के खर्चे हैं वो सब आपको एडवांस में दूंगा और ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने उत्पाद को किस रेट पर आप तय करेंगे ताकि मैं आपका माल खरीद सकूं। तो ये इसके पहले ही किसान के साथ में करार हो जाएगा ताकि किसान को बाजार के मूल्यों के उतार चढ़ाव से बचा सकें। मतलब हर तरह से किसान को, ये जैसा कि हम जब भी किसानों की बात करते हैं, उनके उत्पाद की बात करते हैं, तो यही कहते हैं कि किसान उगा तो लेता है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात होती है बाजार की, गणित की, तो वहां थोड़ा पीछे रह जाता। तो मुझे लगता है कि एक ये जो किसान का इंटरेस्ट है ये सेफ गार्ड होगा यहाँ पर। खेमचंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी वीरपाल जी ने कहा कि जो किसान है उसके लिए जो पैदावार करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, लागत होगी, संसाधन होंगे, वो सब उसको मुहैया कराए जाएंगे और उसके बाद जो उत्पाद होगा, उस जो उपज होगी, वो उसका मूल्य खुद निर्धारित करेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस अधिनियम में यही है, क्योंकि किसान की हमेशा ये शिकायत होती है कि वो अपनी उपज का भाव ही नहीं तय कर पाता, मंडी में भी जाता, उसे नहीं पता होता कि उसकी उपज किस भाव पर बिकेगी। जैसा कि वीरपाल जी ने बताया, जो हमारा नए रिफॉर्म्स हुए, इसमें दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, जिसमें व्यापारी हैं या प्रसंस्करण इकाइयां हैं, इसमें आपसी एक समझौता होगा कि वो क्या उत्पाद पैदा करने वाले हैं और उसमें जो तकनीकी जानकारी है, अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स हैं, वो उसको, क्योंकि ये छोटे किसान होते हैं, अभी हमारा अगर हम देखें पूरे देश का आंकड़ा देखें तो 80% से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं सीमांत और छोटे किसान हैं, जो कि नई तकनीक उनके पास में नहीं पहुंचती है, इतना उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सरकार की कोशिश ये है कि कैसे इन किसानों को एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनका भी आमदनी बढ़ाई जाए। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, उसमें प्रसंस्करण इकाइयाँ आएंगी, उनको भी ये इंटरेस्ट रहेगा कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का इनपुट मिले और वो जो प्रसंस्करण इकाई होगी उसको चलाने के लिए एक जैसी क्वालिटी का उनको उत्पाद चाहिए। अब ये किसानों का समूह बनेंगे जिसमें किसान जो है ग्रुप बना के एक एग्रीमेंट करेंगे, उसमें आपस की अंडरस्टैंडिंग के साथ में और एक लिखित समझौता होगा जिसमें कि ये तय किया जाएगा ये उत्पाद इस जो मूल्य होगा इसमें खरीदा जाएगा, वो उत्पाद पैदा होने से पहले ही निर्धारित हो जाएगा। अब तकनीकी जानकारी मिलना और अच्छे जो इनपुट हैं वो कंपनी उसको देगी और उसको जो टेक्निकल सर्विसेज, तकनीकी सेवाएं जो मिलेंगी और बीच बीच में जो अच्छे एक्सपर्ट होंगे उनके खेत का विजिट भी करेंगे, जिससे टाइमली उनको जो उत्पाद पैदा करना है, क्या समस्याएं आ रही हैं, वो सेवाएं भी उनको मिलेंगी और आखिर में जो उत्पाद होगा, क्योंकि मूल्य पहले से निर्धारित होगा, तो ये आशंका जो हमेशा किसान के दिमाग में रहती है कि जब मैं ये उत्पाद बाजार में लेके जाऊंगा क्या मूल्य मिलेगा, वो आशंकाएं इस एक्ट के आने से दूर हो जाएंगी। जी,
अब मैं आपसे समझना चाहूँगी वीरपाल जी, जैसे कि हम इस अधिनियम को ही पढ़े तो कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार अधिनियम इसका नाम है। तो कीमत आश्वासन मतलब बिल्कुल ये सुनिश्चित हो जाएंगे किसान कि उन्हें अपनी उपज का कितना भाव मिलने वाला है पहले से ही, मतलब उन्हें ये चीज़ पता रहेगी। तो आने वाले समय को लेकर कोई उन्हें आशंका नहीं रहेगी कि उनकी उपज कहाँ बिकेगी, कौन खरीदेगा और क्या भाव लगेगा। शायद इससे एक अनिश्चितता जो बनी रहती थी किसान के जीवन में वो भी कम होगी। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जब हमारा फसल पूर्व में ही एक कंपनी के साथ या व्यापारी के साथ या बिजनेसमैन के साथ करार हो जाएगा कि भाई आपका जो भी उत्पाद है हम इस रेट पर खरीदेंगे, और किसान एग्री हो जाएगा, मतलब एक एग्रीमेंट बन जाएगा, तो जब उत्पाद आएगा तो ये तो व्यापारी का अपना वो है पर्सनल कि भाई मैं जो किसान अपना जो उत्पाद है किसान को कहाँ बेचना है, एक्सपोर्ट करना है या लोकल मार्केट में बेचना है, या देश में किस जगह उस उत्पाद के मुझे और इससे भी अच्छे पैसे मिलेंगे, कहाँ मैं मतलब सेल परचेज करूँ, तो वो तो डिपेंड करता है व्यापारी पे। किसान का तो मूल्य तय हो जाएगा उत्पाद का, और मार्केट में यदि बहुत अधिक रेट बढ़ गए, समझ करो 50% से ज़्यादा बढ़ गए, तो उसका भी किसान के लिए प्रोविजन है कि उस बढ़े हुए मूल्य का भी किसान को इतना % मिलेगा। और यदि रेट घट गए तो किसान को कोई चिंता की बात नहीं है कि उनका एग्रीमेंट है। यही तो इसमें एग्रीमेंट में सबसे अधिक किसान की सुरक्षा की बात कही गई है कि किसान को मूल्य बढ़ जाए तो उसका फायदा मिलेगा और उसमें से भी मिलेंगे उसको पैसे, और यदि मूल्य घट जाए तो किसान को कोई चिंता की बात नहीं है, वो व्यापारी उस माल को खरीदेगा ही खरीदेगा। किसान के साथ पहले से ही एग्रीमेंट है, किसान को कोई चिंता की बात नहीं है कि मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या कहाँ माल जाएगा। किसान ने तो करार कर लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ नहीं, किसान को सारा इनपुट मिलेगा जो भी उत्पाद उगाने में किसान को चाहिए, और किसान अपना माल उसको देगा, बाकी सब पेमेंट उसको समय पे मिलेगा। ऐसी कोई बात उसमें जी। खेमचंद जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि इस कानून के अंतर्गत और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है इस समय। इस कानून के अंतर्गत सबसे बड़ी बात तो अभी जितना भी हमारा मंडी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बोलते हैं, इसके अंदर ही सीमित था जो हमारा कृषि जीन्स का व्यापार था। तो उस पहले एक्ट में यह प्रावधान किया गया, ट्रेड एरिया डिसाइड किया गया, इस मंडी से बाहर भी व्यापार आप कर सकते हैं। वो आपका भले होलसेलर हो, रिटेलर हो, प्रोसेसर हो, कोई भी उसमें आ सकता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कृषि सहकारी समितियां हैं, या हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी इस एक्ट के साथ साथ सरकार ने नाबार्ड के थ्रू ये प्रावधान किया है कि हम 10,000 FPO पूरे देश में बनाएंगे। ये इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सरकार को आशंका थी कि एक छोटा किसान है, सीमांत किसान है, जो 1 एकड़ या 2 एकड़ की खेती कर रहा है, वो कैसे कंपनी से करार करेगा। और बार बार ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा था सरकार का कि ये लोग कैसे कंपनियों से ये रेट निर्धारित करेंगे। लेकिन जैसे ही ये जो FPO के माध्यम से ये करार होगा तो एक बहुत बड़ा आपको क्षेत्रफल में खेती होगी और उत्पाद भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा। अभी हम बात करते हैं कि हम लोगों को चीन से कम्पीट करना है, विदेशों में हमारे को एक्सपोर्ट करना है, वहां पर आपको एक ही क्वालिटी का उत्पाद चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि हमारा माल रिजेक्ट नहीं हो जाए। तो कंपनियों को भी क्या है, एक ही क्वालिटी का उत्पाद चाहिए। और जब FPO बनेंगे और टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचेगी, एक जैसा उत्पाद बनेगा, तो वो खरीदने भी आसानी होगी और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको ढंग से प्रोसेस कर पाएगी और बाहर भी उनका एक्सपोर्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो होता तो सब कुछ था, यानी जो हम खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं उसकी इकाइयाँ पहले से ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो भी हमारे किसानों के पास विकल्प था, लेकिन कुछ भी पूरी तरीके से किसी कानून के अंतर्गत नहीं था। इसकी कमी लगातार महसूस की जा रही थी कि किसान कहीं छला ना जाए, किसान के साथ धोखाधड़ी ना हो, और जो बिचौलियों की बात की जा रही थी कि वो लाभ काट लेते हैं सारा, वो उनके दरअसल सारा जो मार्जिन होता है उनकी जेब में जाता है। तो ऐसा ना हो, सीधा हमारा जो किसान है, जो खरीदार है, उससे जुड़े और उससे अपनी उपज का सही भाव मिले, यही कोशिश लगातार की जा रही थी। और अब ये सभी चीजें कानून के अंतर्गत आ गई हैं, तो इसमें अगर किसी तरह की समस्या आती भी है आने वाले समय में तो उसका निदान भी किया जा सकता है, कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे और आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान
1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज का विषय हम आपको एक बार फिर से बता दें। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा विषय है कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अंबिका प्रसाद जी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें फोन किया है। अंबिका जी बताइए सवाल क्या है आपका। अंबिका जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैडम। हाँ बताएं, प्रश्न बताइए अपना। मैडम जी अभी तक ये जो आपका जो कानून के बारे में जो आप बात कर रहे हैं जी, इसमें तो अभी तक तो कोई खरीदार आया नहीं है ना। अभी तक हम लोग जो धान बेच रहे हैं छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपया 1,200 रुपया कुंटल में हम लोगों से खरीदा जा रहा है। क्या आपके ये कंपनियां कब तक हमारे घर में आएंगी हमसे कांटेक्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है अंबिका जी और यही मुझे लगता है कि आज के वक्त में किसानों के मन में सवाल उठ रहा है। खेमचंद जी, इनका कहना है, मुझे जो जिसके बारे में बात बता रहे थे कि छोटे छोटे किसान जो हैं वो आखिर कहाँ ढूंढने जाए, कंपनियां कैसे अपनी प्रोड्यूस को बेचें। जो हम कंपनियों की बात कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंचेंगी और किसानों से उनके मन के हिसाब से उनके जो वो भाव लगाएंगे उस पर खरीद करेंगे। तो क्या बताना चाहेंगे हमारे अंबिका प्रसाद जी को? हाँ, हमारे किसान भाई अंबिका जी का जो क्वेश्चन था वो अभी जो नया रिफॉर्म्स हुए, मार्केट एक्ट हुआ कि अभी इसमें कैसे कंपनियाँ वहाँ पहुँचेंगी। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा ये एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने भी इसको मंजूरी दे दी है। अभी जो हमारी राज्य सरकारें हैं उसको हर राज्य में इसके मूर्त रूप में लाने के लिए उनको आगे एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं काफ़ी राज्य सरकारों ने इसको लागू कर दिया है, कुछ राज्य सरकारें अभी भी आशंकित हैं, उन्होंने इसको लागू नहीं किया है। तो जैसे ही राज्य सरकारों, क्योंकि कृषि जो क्षेत्र है ये राज्य सरकारों के उस क्षेत्र में आता है, तो जैसे ही इस एक्ट को वो अपने राज्य में लागू कर देंगे तो कंपनियां अपने आप ही उस राज्य में आएंगी और उस राज्य में जो भी कृषि जीन्स का ज़्यादा उत्पादन होता है उसके हिसाब से कंपनी उस कार्य क्षेत्र में अपना प्रसंस्करण इकाई हो या एक्सपोर्ट करने की यूनिट हो या होलसेलर्स हो, क्योंकि अब पूरा देश एक बाजार बन गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप उस राज्य का माल राज्य में बेच सकते हैं, अब पूरा देश एक बाजार है, जो कि बहुत पहले से जो हमारे देश में एक जरूरत था रिफॉर्म्स करने की। बाकी सभी क्षेत्रों में आर्थिक सुधार हुए लेकिन कृषि क्षेत्र उसे छूटा हुआ था, तो इसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा था, हम उसी पुराने ढर्रे पर मार्केट पर चल रहे थे। तो ये छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन है तो मैं उसका ये आंसर उत्तर देना चाहूँगा कि जैसे ही राज्य सरकार इसको अपने राज्य में इसको लागू करेगी, कंपनियां वहाँ अपने आप ही एक्सप्लोर करेंगी उस राज्य में कौन सी कृषि जीन्स ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से किसानों से संपर्क करेंगी। जी बिल्कुल। और अगर हम कृषि की बात करें तो जब तक राज्य की तरफ से इसमें पहल नहीं की जाएगी तब तक उसका उस तरह से फ़ायदा भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कृषि अपने आप में राज्य का ही एक विषय है और केंद्र और राज्य का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं अंबिका प्रसाद जी, जो अभी इस बार आपकी समस्या है, जो शिकायत है, अगले सीजन तक खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कि खेमचंद जी, एक जो हम एफपीओ की बात कर रहे हैं उसकी भी शायद यहाँ पर भूमिका थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसमें एफपीओ की बहुत ज़्यादा भूमिका है। जैसे मैंने पहले बताया, हमारा जो जनसंख्या बढ़ रही है और खेती बहुत तेज़ी से विभाजित हो रही है। एक किसान के 4 बेटे हैं, वो चारों एक साथ मिलकर खेती नहीं करना चाहते, टुकड़े जमीन के टुकड़े हो रहे हैं। तो सीमांत किसान और छोटे किसानों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब समस्या क्या आ रही है, जैसे हम लोग कृषि वैज्ञानिक हम लोग देखते हैं कोई नई तकनीक जो है छोटे छोटे टुकड़े वाले खेतों में किसान जो है वो उसको नहीं अपना पाता है। लेकिन जैसे ही एफपीओ बनाने की बात हम करते हैं और उसको हम एक मार्केट से लिंक करेंगे किसी कंटेंट फार्मिंग के द्वारा,
तो एरिया उसका बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो एक अच्छी तकनीक उसमें लागू की जा सकती है, अच्छे किस्म के बीज उसको दिए जा सकते हैं। सब किसान एक साथ मिलकर उसको खेती करेंगे तो हमारे छोटे किसान, सीमांत किसान जो है, उनको इससे ज़्यादा फायदा होगा और इसमें किसी भी हालत में उनका जमीन का अधिकार उससे नहीं जाएगा, जमीन उनके पास में रहेगी। जी, मैं ये भी इस पर भी आऊंगी कि जो जमीन के अधिकार की आपने बात की, ये भी बहुत सवाल उठ रहा है किसानों के मन में कि ऐसा ना हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर ले और जमीन भी हमारे हाथ से चली जाए। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे विस्तार से समझूंगी, लेकिन इस बीच एक कॉलर है नरेंद्र कुमार, जिन्होंने राजस्थान से मैं कॉल किया है। नरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। अपने सभी दर्शकों से यहाँ पर हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन लगाएं, कृपया टेलीविज़न की आवाज़ आप पहले कम कर दें, हमारा प्रश्न पूरा होने दें, अपना जवाब, अपना प्रश्न आप हम तक पहुँचा दें, उसके बाद जवाब सुनने के लिए आप आवाज़ कर सकते हैं वापस से। हेलो जी, हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार नरेंद्र जी, बताइए सवाल क्या है आपका। मैं जिला झुंझुनू, गांव सिरियासर कला, राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने जब बाजरे का MSP 2150 रुपए तय कर रखा है, मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ आपको, तो बाजरा तो 1350 रुपए बिक रहा है। हेलो जी, आपका कहने का मतलब है कि MSP से नीचे भाव लग रहा है बाजरे का, आपका ये हाँ, मंडियों में 1350 रुपए बिक रहा है मैडम। जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में 29 तो स्टेट हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब और टोटल मिला के 726 ज़िले हैं देश में, और इसका मतलब 726 ही DM है। और ये जो अभी MSP की बात कर रहे हैं, ये राज्यों का विषय है। राज्यों के विषय के साथ साथ DM का सबसे पहले विषय आता है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। स्टेट का नाम और DM का नाम बाद में बताऊँगा। वे DM अपने ऑफिस से निकले और सीधे मंडी में पहुँच गए। मंडी में जाकर उन्होंने देखा कि किसान का धान MSP से बहुत कम रेट पे बिक रहा था। तो DM साहब ने खड़ा होकर देखा कि भाई ये क्यों, ऐसा क्यों है, जब हमारी MSP 1868 रुपए है धान की, तो ये 1868 पे क्यों नहीं बिक रहा। तो DM साहब वहीं अपना उग्र रूप धारण करके और उन सबको बुलाया जो मंडी के कार्यकर्ता थे और कहा, ये बताइए आपने धान 1868 क्यों नहीं बेचा आप MSP पे। ये धान 1868 रुपए के रेट पर ही बिकेगा और आप जितने भी किसानों के धान को रिजेक्ट कर रहे हैं सारे एक्सेप्ट किए जाएंगे। फिर बात निकल के आई कि भाई वो जो किसान मंडी में जो माल लेकर आते हैं, उनको पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है SDM के पास कि मैं अपना इसी तरह फार्म प्रोड्यूस लेकर आऊंगा। भाई दी उस किसान का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। DM साहब ने कहा नहीं, इस किसान का सबसे पहला माल खरीदा जाएगा, भले इनका रजिस्ट्रेशन हो ना हो, क्योंकि ये बेचारा अब पता नहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर से अपना धान लेगा है, ट्रैक्टर ट्रॉली में ये वापस उतरा जाएगा। सबसे पहले इसका धान खरीदा जाएगा और ये MSP पे खरीदा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो वो जिला है पीलीभीत, DM का नाम है पुलकित खरे, और उस पुलकित खरे के लिए मैं वो जो किसानों के लिए इतने मतलब उग्र रूप लेकर आ रहे हैं और किसानों का इतना सपोर्ट करके आए हैं, खुद मंडी में खड़े होकर खेमचंद जी, आप क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से सवाल जी तो किसानों के लिए इतने फेवर में है। तो मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ साहब से कहना चाहूंगा कि ऐसे DM को बुलाकर एक बहुत ही बड़ा देना चाहिए, उनको बहुत ही सपोर्ट करना चाहिए। देखो, और सभी DM यदि ऐसा काम करेंगे तो हमारे किसानों की कोई भी खेमचंद जी, आप क्या कहना मैं इसमें जो क्वेश्चन था, बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, राजस्थान के किसान भाई ने। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसमें जो पोषक तत्व है बहुत ज़्यादा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि MSP से कम रेट में बिक रहा है, तो अभी जो मंडियों में कंपटीशन बहुत कम है। जो नया मार्केट अधिनियम लाया गया उसका कारण ही ये था कि इस तरह के जीन्स जैसे बाजरा है, जो कि एक लिमिटेड राज्यों में ही होता है, लेकिन उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा है। अभी जो उपभोक्ता है, अभी आप बाजार में जाइए, बाजरा आपका गेहूं से भी, उसका आटा गेहूं से भी ज़्यादा रेट में सेल हो रहा है, और मल्टीग्रेन के नाम से सेल हो रहा है। तो एक जागरूकता उपभोक्ताओं के अंदर आई है कि हमें अपना स्वास्थ्य सही करने के लिए बाजरा खाना चाहिए।
अब जैसे ही इसका सेकंड जो क्लोज है इस अधिनियम का, जिसमें कंटेंट फार्मिंग की बात कही गई है, ये जैसे ही राजस्थान में लागू हो जाएगा तो मेरा पूरा इसमें विश्वास है प्राइवेट कंपनियां जो कि काफी बाजरा से बनने वाले उत्पाद हैं उसकी प्रसंस्करण इकाइयां लगाएंगी। तो मैं कहता हूं कि जो 2200 रुपए की बात कर रहे हैं, आपको इससे भी ज्यादा इसका मूल्य मिलेगा, जो अब नहीं मिल रहा था, क्योंकि मार्केट में ज्यादा कंपटीशन एपीएमसी में नहीं है। और जैसे ट्रेड इसका बाहर जाएगा मंडी से बाहर सेकंड एक्ट में, ज्यादा व्यापारी आएंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुलेगी और इसका रेट उससे भी ज्यादा मिलेगा। जी खेमचंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो नए कानून आए हैं, क्या जो पहले से व्यवस्था है उनमें किसी तरह का बदलाव आएगा इससे, या वो व्यवस्था वैसी ही रहेगी? क्योंकि ये सवाल भी काफ़ी उठ रहे हैं कि एपीएमसी का क्या होगा, एमएसपी तो नहीं ख़त्म कर दी जाएगी कि किसान के जो उपज है उसे एमएसपी भी ना मिले, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो नया मार्केट अधिनियम है, ये तीनों अधिनियम मैंने बहुत ध्यान से पढ़े भी हैं और डिस्कशन में भी आए हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आपकी जो वर्तमान व्यवस्था है एपीएमसी वाली, उसको नष्ट किया जाएगा। ये एक पैरेलल सिस्टम चलेगा। आपका जो कृषि मंडी समितियां हैं पूरे देश में, जहां जहां भी है, राज्य सरकारों ने अपने अधिनियम से लागू की हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें जो व्यापार पहले चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। जो आड़तिया का सिस्टम है, मंडी का टैक्स का सिस्टम है, वो चलता रहेगा। वो राज्य सरकार का अपना एक है कि वो उसको कैसे चलाए, उसमें भारत सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर करने वाली नहीं है। भारत सरकार ने उन मंडियों से बाहर जो व्यापार होता है उसको खोला है, जिससे कि किसान को एक बहुत बड़ा बाजार मिले और अपने राज्य से अलावा दूसरे राज्य के अंदर भी एक पूरी देश की मार्केट एक बन जाए, इसकी कोशिश की गई है। तो मैं इस पूरी तरह से मैं किसानों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जो भी किसान अगर मंडी में बेचना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आप मंडी से बाहर बेचना चाहते हैं वो भी ऑप्शन खुला गया है। आपको उल्टा ज़्यादा कंपटीशन एक होगा आपके उत्पाद को खरीदने के लिए, जिससे आपको ज़्यादा मूल्य मिलने की संभावना है। जगदीश जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। जी जगदीश जी, बताइए सवाल क्या है। जगदीश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो नमस्कार जी जगदीश जी, बताइए सवाल क्या है आपका। मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है जी कि मध्य प्रदेश में सरकार ने गेहूं का भाव 1925 रुपए बांधा है, लेकिन आज मंडी में ये ही गेहूं 13-14 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये क्या है? ये मतलब किसान को तो ठगा जा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे खेमचंद जी? यही हमारे जो किसानों की आशंका है वो यही कि ऐसा ना हो कि वो अपनी उपज का जो भाव है वो ना प्राप्त कर सके, और जैसा कि ये किसान भी कह रहे थे कि किसान ऐसा ना हो कि ठगा जाए। नहीं, इसमें राज्य सरकारों ने जो मूल्य निर्धारित किया है, जैसे आप बता रहे हैं 1925 में निर्धारित किया गया है, तो वहाँ की जो भी मंडी समिति हैं, जो अधिकारी हैं, मेरे ख्याल में आपको उनको शिकायत करनी चाहिए अगर उससे कम मूल्य में बाजार में ये उत्पाद बिक रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि अब उसमें वो क्रय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे को इतना इसका अभी आइडिया नहीं है। मध्य प्रदेश में जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वैसे तो एक बार मूल्य निर्धारित करने के बाद में प्रोक्यूरमेंट एजेंसी होती हैं, वो बाजार में जाके अपना ये गेहूं का जो भी उत्पाद है खरीदती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे मैं ट्रेड खोलने की बात कर रहा हूं, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का मेरे को एक अच्छा अनुमान है कि मध्य प्रदेश का गेहूं जो है वो मध्य प्रदेश के बाहर में दूसरे प्रदेश के गेहूं से ज्यादा मूल्य में बिकता है। बिल्कुल, और अगर हम उसकी गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। दिल्ली के बाजार की बात करें, अभी जैसे मैंने बताया कि उपभोक्ताओं का पहले से ज्यादा जो खान पान का तरीका बदल रहा है। अभी कोई भी उपभोक्ता, बहुत कम उपभोक्ता ऐसे हैं जो गेहूं खरीद के चक्की में पिसाने जाएंगे। अभी ज्यादातर लोग बाजार से पिसा हुआ गेहूं खरीदते हैं और मध्य प्रदेश के गेहूं के नाम से उसका बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे ये ट्रेड खुलेगा तो आपका भाग्य भी खुलेगा। सेकंड जो एक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं, सेकंड एक्ट में कंटेंट फार्मिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सीधा जब किसान से कंटेंट करेगी तो आपको, मैं कहता हूं 1925 से भी ज्यादा मूल्य आपको गेहूं का मिलेगा, क्योंकि बाहर मध्य प्रदेश के गेहूं की बहुत ज्यादा डिमांड है। जी बिल्कुल, तो यही हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अभी संतोष रखिए, समय बदलेगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी कानून बस आई ही हैं, और क्योंकि हमने आपको चर्चा में बताया भी कि राज्यों का मसला होता है तो चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित होने में समय लगता है, लेकिन मकसद बिल्कुल साफ है कि आपको इससे फ़ायदा हो, आपको अपनी उपज का बेहतर भाव मिले। इसी के साथ ही वक्त हो गया हेलो किसान में एक छोटा सा ब्रेक का। फसल अच्छी होगी भाई।
और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आपके सवालों का भी हमें इंतजार है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं अगर आपके कोई मन में आशंका है, कोई सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने ब्रेक से पहले चर्चा की थी, खेमचंद जी, एक चीज़ आपने भी यहाँ पर रखी थी कि कुछ किसानों को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, या फिर इस तरह के भ्रम भी हम देख रहे हैं फैलाए जा रहे हैं, या फिर किसान आशंकित हैं कि उनकी ज़मीन उनसे चली जाएगी अगर वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स अगर इस तरह से बाजार में आएंगे। क्या बताना चाहेंगे इस पर? इसमें जो एक्ट पास किया गया है, इसमें छोटे किसान और सीमांत किसान के मन में एक भय है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी और हमारी ज़मीन जो है वो एक जब खेती का जो उत्पाद चला जाएगा ज़मीन ही हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्ट में बहुत साफ लिखा गया है कि जो भी कृषि प्रसंस्करण इकाई या होलसेलर्स कुछ भी अगर छोटा मोटा एक टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वह खड़ा करता है तो वो एग्रीमेंट पूरा होने के बाद में, उत्पाद खत्म होने के बाद में उसको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाता तो किसान का उसके ऊपर अधिकार हो जाएगा। दूसरा, जो किसान की ज़मीन है उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, उसमें अधिकार किसान के बने रहेंगे। तीसरा, इसमें एक एफपीओ बनाने की बात जैसे कही गई है, उसमें एक सामूहिक संगठन होगा, 200-300 किसानों का समूह होगा, वो मिलके जब करार होगा, और ये करार भी वहाँ की लोकल भाषा में होगा। सबसे बड़ी बात है वो अंग्रेजी भाषा होगी, ऐसी होगी जैसे कोर्ट वगैरह में चलता है, ऐसा नहीं होगा, वहाँ की लोकल भाषा में होगा। बिल्कुल उसमें किसान अपने किसी एक्सपर्ट को भी साथ में रख सकता है उसको समझने के लिए, और आपसी सहमति से जब करार होगा, दोनों के उसमें साइन होंगे, तो निश्चित रूप से वो किसी भी तरीके से उस जमीन पर इसका अधिकार नहीं होगा। बहुत साफ साफ इस अधिनियम में इसको लिखा भी गया है। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे कि हम ये भी कह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग या फिर मूल्य संवर्धन की बात करें, इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग और किसान को लेकर सरकार का ये भी विजन है कि एक जिला एक उत्पाद। तो जो इस तरह की प्लानिंग है या सोच है, क्या इसको भी और बल मिलेगा? इस तरह के कानून से ये चीज़ें और संगठित हो पाएंगी और व्यवस्थित हो पाएंगी? क्या कहना चाहेंगे वीरपाल जी आप? हाँ, देखिए, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, एफपीओ बनाने का मतलब हमारा यही है कि भाई हमारे जितने भी मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जो आज देश में 86.21% है, और वो लगभग जितना हमारा देश का खेती योग्य एरिया है उसके लगभग 47.34% पर खेती कर रहे हैं। तो एफपीओ के थ्रू हम उन किसानों को सभी एफपीओ का जो शुरू में हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसमें 11 किसान होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत होगा। और प्लेन एरिया में जैसे समतल में है तो किसानों की संख्या अधिकतम 300 होगी, और यदि पहाड़ी क्षेत्र में है रजिस्ट्रेशन सेम है, वही 11 आदमी मिलेंगे, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और पहाड़ी क्षेत्र में
लगभग उसमें 100 आदमी होंगे। तो उनका जो भी उत्पाद होगा, उनका एक डायरेक्टर होगा, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा उसी तरह से, और उनकी वर्किंग देखने के बाद सरकार उनको 15-15 लाख रुपए की हेल्प देगी, केंद्र सरकार, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, अपने माल को जिस समय फसल हार्वेस्ट हो रही है उस समय स्टोर कर सकें, और उनका एक आउटलेट होगा, उस आउटलेट के थ्रू ही उनका डायरेक्टर उस माल को अपनी मनपसंद रेट पर बेचेगा। इसलिए ये एफपीओ बनाने का मेन मकसद यही है कि हमारे जितने भी मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं उनको हमें ऊपर उठाना है। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। जितेंद्र ठाकुर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। जितेंद्र जी बताइए, सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैडम, मैं जितेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं, सवाल क्या है आपका? स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैडम मेरा एक ही सवाल है, क्या ये नए कानून के बाद मतलब हम कैसे विश्वास करेंगे, मतलब एमएसपी जो सरकारी तुलाई है ये चालू रहेगी? अच्छा, आपका सवाल ये है कि क्या एमएसपी चालू रहेगी इस नए कानून के बाद भी, यही जानना चाहते हैं आप? जी, क्या कहना चाहेंगे खेमचंद जी? ये तो हम लगातार बता ही रहे हैं दर्शकों को, लेकिन जितेंद्र जी ने फिर से सवाल रखा है, तो इनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए, इनकी तसल्ली के लिए। किसान भाई जो मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, इसके अलावा देश के जितने भी किसान हैं, मैं उनको बिल्कुल इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नए जो मार्केट कानून है, इससे किसी भी तरह से सरकार की मंशा एमएसपी को ख़त्म करने की नहीं है। एमएसपी सिस्टम जैसे अभी चलता आया है ऐसे ही चलता रहेगा, और कल प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट किया है, इस सिस्टम को कहीं भी सरकार जो है ख़त्म करने वाली नहीं है। सिर्फ किसान को एक दूसरा चैनल दिया गया है मंडी से बाहर, जिसमें कि ज़्यादा जो है व्यापारी, ज़्यादा मार्केट, बड़ी व्यापार ज़्यादा क्रय करने वाले लोग किसानों के संपर्क में आए, जिससे कंपटीशन बढ़े। जितना ज़्यादा कंपटीशन किसान की उपज खरीदने के लिए होगा, उतना ज़्यादा किसान को दाम मिलने के चांसेस होंगे। एमएसपी सिस्टम किसी भी तरह से सरकार खत्म करने वाली नहीं है। जी, इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हम कर रहे हैं, जिसे सरकार काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय की मांग भी है। अभी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करना तो चाहता है, लेकिन अकेले पड़ जाता है। उसे ये रहता है कि अगर मैं पैदा करूँगा भी तो कितना लाभ होगा, मैं अपना उत्पाद कहाँ बेचूंगा। और हम ये भी देखते हैं कि किसान जो है, गाँव के जो किसान हैं, एक दूसरे को देख करके बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसमें आपको लगता है कि एक थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा किसानों के लिए कुछ नया करने में, और एफपीओ के माध्यम से उन्हें उनके जो हित हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे? जो फूड प्रोसेसिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं, अभी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और एक जागरूकता, जो कृषि उत्पाद हैं उनका जो उपभोक्ता कंजम्पशन करते हैं, जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि किस उत्पाद में किस तरह के जो पोषक तत्व हैं। अभी आप जितने बड़े शहर हैं उनमें थोड़ा आमदनी का लेवल जो लोगों का ज़्यादा है, आपको बाज़ार में ऑर्गेनिक उत्पाद सुपरमार्केट्स में या बाज़ार में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें उसका जो मूल्य है वो ज़्यादा देने को लोग तैयार हैं। दुगना कई जगह हम देख रहे हैं, दुगना देने को तैयार हैं, भले उसमें फल हैं, सब्जियां हैं, कुछ दुग्ध उत्पाद भी उसके अंदर है। अभी क्या होता है कि कुछ सीमित किसान, 2 या 3 किसान अगर ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करते हैं तो उसको मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी होती है, और जो उसको खरीदार है उनको भी एक जगह से ज़्यादा उत्पाद नहीं मिलता है। जब हम इसमें कंटेंट फार्मिंग की बात करते हैं, हालांकि पहले भी कंटेंट फार्मिंग होती आई है, फलों और सब्जियों में होती आई है, ज़्यादातर व्यापार फलों का जो है कंटेंट फार्मिंग के थ्रू होता है, लेकिन कहीं भी उसका लीगल एक प्रारूप के अंदर वो नहीं था। अब जो सेकंड एक्ट जो है उसमें हम उसको लीगल बाउंडिंग्स होंगी, लिखित समझौता होगा, और उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिक उत्पाद है उसमें क्या क्वालिटी होगी, किस तरह का उसमें इनपुट्स होंगे, और उसको एक सर्टिफिकेशन भी होगा उसका कि वास्तव में ऑर्गेनिक उत्पाद है कि नहीं है। क्या होता है, किसान अगर उसको लेके जा रहा है तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब उसको एक मार्केटिंग का भी एक चैनल बनेगा, और कंपनियां जब उसको प्रचार प्रसार करने का तरीका होता है सेल करने के लिए, वो एक बहुत मात्रा में जब होगा, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होगी, ब्रांडिंग उसकी होगी, तो वो ऑर्गेनिक उत्पाद को बेच पाएंगी, कंपनियां उसको बेच पाएंगी। तो नेचुरली जब ज़्यादा मार्केट में इस तरह के उत्पाद आएंगे तो उसको भी एक इनपुट की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो किसानों को जो ये खेती कर रहे हैं, ज़्यादा किसान, जैसे एफपीओ की बात की गई है, तो ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करेंगे तो उनको जो कंपनियां होंगी उनको ज़्यादा मात्रा में जो इनपुट्स होंगे, जो रॉ मटेरियल होगा किसानों से मिलेगा, और कंपनियां उसको प्रोसेस करके आगे बेच पाएंगी। और सिर्फ भारत देश की बात नहीं करें हम, विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, खास करके यूरोप के देश हैं, अमेरिका वगैरह हैं, वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा जो डिमांड है, और उस डिमांड को भी ये कंपनियां पूरी कर पाएंगी, जो एक अकेले किसान की बस की बात नहीं है। जी,
और भुगतान के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भुगतान किस तरीके से हमारे किसानों को होगा जी, इसके बारे में इसमें जो भुगतान की बात भी बहुत साफ तरीके से कही गई है। जो भी कंपनियां करार करेंगी उस करार में आपस में ये लिखा जाएगा कि उसका अगर वो जिस समय ये उनका जो उत्पाद आ जाएगा फार्म गेट पर या कंपनी के उसमें जहाँ प्रसंस्करण केंद्र है, उसका एक सेल रिसिप्ट उसको देनी पड़ेगी कि कितना क्वालिटी का उत्पाद, किस क्वालिटी का उत्पाद था, कितनी क्वांटिटी थी, कितनी मात्रा में थी और उसका कितना मूल्य हुआ। उसको इमीडिएट उसको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो 3 से 7 दिन के अंदर उसको इसका पैसा देना पड़ेगा। और जहाँ एफपीओ की बात है वो भी इसको खरीद कर सकती हैं और कृषि सहकारी समिति उनको भी अधिकार दिए गए हैं, वो भी किसान का उत्पाद खरीद सकती हैं और 3 से 15 दिन के अंदर उसको जो है इसका उनका जो उसको वापस करना पड़ेगा पैसा जो भी किसान का बनता है। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे बीरपाल जी समझना चाहूँगी कि जो हमारे वो किसान हैं जो कि बाज़ार तक नहीं पहुँच पाते थे और अब उनके पास ये एक विकल्प होगा कि उनके डोर स्टेप पर आकर या फिर पहले से इस तरीके से पूरी योजना के साथ वो अपनी फसल उगाएंगे और उसका उनके अनुसार भाव मिल पाएगा। लेकिन कई बार किसानों के मन में ये भी सवाल उठता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि एक बार इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर बार बार उन्हें उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसा आपने मूल्य के बारे में कहा किसानों के, देखो मंडी क्षेत्र से बाहर व्यापार, फार्म गेट, प्रसंस्करण यूनिट और कोल्ड स्टोरेज पर भी किसान को अपना प्रोड्यूस बेचने की स्वतंत्रता होगी, इसमें रखा गया। और देखो किसान की मेन मकसद हमारा किसान की आय बढ़ाना है। जैसे परिवहन लागत और कर को बचाकर हम किसान को जब उसका प्रोड्यूस उसके गेट पर ही खरीदा जाएगा, उसके फार्म पर ही खरीदा जाएगा, तो उसको ना उसकी परिवहन लागत लगने की ना उसका कोई टैक्स लगने का, उसके इसलिए उसमें भी उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो दूसरे यही है कि भाई किसानों को सीधे व्यापारियों, कंपनियों और प्रसंस्करण इकाइयों से डायरेक्ट संबंध कराना है ताकि किसान को उचित दाम मिल सके और जो बीच के जो लोग हैं वे निकल सकें। तो ये सब किसानों की सारी फैसिलिटी दी जा रही है जिससे कि हम छोटे किसानों को खासकर, जैसे एफपीओ का जिक्र है वो हम बार बार कह रहे हैं, पीएम किसान एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहे हैं और वो उनका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत हो रहा है। उनको भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी पैसे दे रही है। तो ये किसानों को उठाने के लिए, किसानों की पैदावार का उचित दाम दिलाने के लिए ही सब काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा, अभी बताया जैसे आपने, किसानों को कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। हर तरह से किसान को सरकार, भारत सरकार सपोर्ट करने के लिए तैयार है हर फील्ड में। न उनको एमएसपी भी जारी रहेगी, एपीएमसी भी जारी रहेगी, आपको खुले दरवाजे दिए हैं, खुले व्यापार दिए हैं कि आप अपने प्रोड्यूस को राज्य से बाहर या पूरे भारत में जी, यानी बस कहीं भी बेचा। कि किसान के सामने विकल्प और अधिक हो गए हैं। हाँ। वो उन विकल्पों का चुनाव कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है, सचिन है फोन लाइन पर। जी सचिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए सवाल क्या है। जी मैम, मैं सचिन बोल रहा हूँ, मड़ियान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। जी जी मैम, मैं जानता हूँ एमएसपी जो है, ये एमएसपी पर हमारा जो हम किसानों को क्या लाभ मिलेगा इससे? नहीं, आप एमएसपी तो है, एमएसपी से जुड़ा क्या सवाल है आपका, मतलब? जी नहीं, आप क्या जानना क्या चाहते हैं, किस चीज से, मतलब इस कानून से क्या लाभ मिलेगा किसानों को? जी मैम। जी ठीक है सचिन जी, मुझे लगता है आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हमने बहुत सारे जो इसके लाभ हैं, फायदे हैं, उसके बारे में कार्यक्रम की शुरुआत से हमने किसानों को बताने की कोशिश की है, दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि खेमचंद जी एक बार फिर से, जैसे सचिन जी हमारे दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से, इनका ये कहना कि एमएसपी तो है ही, तो अब इन कानूनों से ऐसा क्या लाभ होगा किसानों को? हाँ, जो किसान भाई का क्वेश्चन है एमएसपी और नए कानून से, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी नए कानून के अंतर्गत ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तो एमएसपी एक फ्लोर प्राइस है, मिनिमम प्राइस है। तो जब भी करार आपस में किसानों के समूह का और कंपनियों के बीच में होगा तो उस एमएसपी को भी ध्यान में रखा जाएगा कि ऑलरेडी जो सरकार ने मान लो किसी भी कृषि जिन्स का मूल्य जो है 2000 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है, तो जब किसान समूह और व्यापारी आपस में बैठेंगे, एक लिखित समझौता होगा, तो उस एमएसपी एक फ्लोर प्राइस होगा, उससे कम पर कोई भी किसान समूह राजी नहीं होगा कि वो उसे एग्रीमेंट करे।
तो एक ये इंडिकेशन होगा किसानों के लिए कि कंपनियों के लिए भी आपको इससे कम में करार नहीं करना है। ये एक घोषणा है। और एमएसपी का जो सरकारी सिस्टम जो एपीएमसी वाला है, खरीदारी का सिस्टम है, उसमें कहीं बदलाव नहीं है, वो आपका चलता रहेगा। इधर आपका जो दूसरा चैनल है जो ओपन मार्केट ट्रेड आपका मंडी से बाहर है, उसमें एग्रीमेंट करने के लिए एक इंडिकेशन देगा कि आपको इस करार के अंदर इतना कम से कम मूल्य मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये तो बात रही कि एमएसपी जो है वो तो बनी रहेगी, उसको लेकर के किसी तरह की आशंका ना बनाए, अपने मन में कोई सवाल ना उठाए। बस ये है कि आपके सामने कुछ और विकल्प जो है वो खुल जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, लेकिन अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है या फिर जो हमारे किसान हैं और जो ख़रीदार है उनके बीच में किसी भी स्टेज पर अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई समस्या है, तो उसका निदान किस तरीके से किया जाए। फिर ये सवाल उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान फंस जाए। क्या किया जा सकता है, इसके लिए किस तरह के विकल्प हैं किसानों के सामने इस नए कानून में, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हम बात कर रहे हैं नए कृषि कानून के बारे में, जिसमें आज हम विशेष तौर पर कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने जानने की कोशिश की थी अपने विशेषज्ञों से कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का झगड़ा होता है अगर खरीदार और विक्रेता यानी हमारे किसान और ख़रीदार के बीच में, तो उसका सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि किसान के सामने फिर वही चुनौती होती है कि वो लंबे कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकेगा, किस तरह की व्यवस्था होगी? देखिए, मैं ये अपने किसान भाई को बताना चाहूँगा कि जिस समय कृषि सेवा करार अधिनियम का हमारा लिखा जाता है एग्रीमेंट, उसी समय उसमें लिखा जाता है कि पेमेंट आपको किसान को 3 दिन के अंदर अंदर वही लोकल स्पॉट पर ही मिलेगा। और यदि आपको पेमेंट 3 दिन के अंदर नहीं मिलता तो वहीं लोकल एसडीएम होते हैं, एसडीएम के यहाँ आप कंप्लेन करेंगे और विद इन 30 डेज एसडीएम साहब आपका पेमेंट उसी जगह दिलवाएंगे। किसान भाई को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी समय किसान का इन तीनों कानूनों के अंदर किसान को हर तरह से सेफ रखा गया है। किसान भाई को किसी भी तरह की कोई मन में शंका नहीं करनी चाहिए, चाहे मूल्य की बात हो, चाहे उसमें एमएसपी की बात हो, चाहे आपके पेमेंट की बात हो। तो इसलिए किसान को हर तरह से सेफ रखा गया है और ये आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको विद इन 30 डेज आपका फैसला वहीं पर होगा, लोकल आधार पर होगा। आपको अपनी जगह से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
खेमचंद जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति आए ही ना, इसको लेकर कोई कड़े नियम भी बनाए गए हैं कि क्या कोई अगर ऐसे कोई समस्या आती है तो जो जुर्माना है वो भी भरना पड़ सकता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था भी है? जैसे कि वीरपाल जी ने बताया, इसको काफ़ी सरल किया गया है जो हमारे पेमेंट का सिस्टम है इसमें, और इसमें कानूनी पचड़ों से किसान को दूर रखने के लिए जो लोकल हमारा एसडीएम है वहाँ पर उससे पहले ही एक सुलह बोर्ड बनाने की बात कही गई है, जिसमें किसान के प्रतिनिधि भी होंगे और एसडीएम भी सरकारी प्रतिनिधि कुछ उसमें रखे जाएंगे, जिससे कि आपसी सामंजस्य से इस समस्या का समाधान हो जाए। अगर वहाँ समाधान नहीं होता है तो फिर एसडीएम जो है उसमें फैसला सुनाएंगे, और उसमें अगर कोई कंपनी उस करार को तोड़ती है या किसान को सही मूल्य नहीं देती है तो उसके लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान भी है, और उसको 5 लाख तक भी पेनल्टी लगा सकते हैं, जुर्माना भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो आगे से वो कभी भी जो कंपनी होगी या व्यक्ति होगा या कुछ कंपनी प्रशासन इकाई होगी, कभी भी इस तरह का व्यापार वो किसानों के साथ में नहीं कर पाएगी। तो बहुत कड़े प्रावधान है, और इसमें किसी भी न्यायालय में जाके किसान को जाने की जरूरत नहीं है, वो एसडीएम कोर्ट से इसका फैसला हो जाएगा। जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि जो संसाधन है वो भी जो कंपनी है या फिर जो भी खरीदार है जो इस तरह का अनुबंध करता है उसे ही सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और हमने पीछे देखा कि कैसे कई ऐसे केसेस आते थे कि जब उत्पाद जब प्रोड्यूस होती थी और जब फसल आती थी और उसमें ऐसे सवाल उठा दिए जाते थे कि जो मानक थे उसके अनुरूप नहीं हुए और किसान उस वक्त कुछ नहीं कर पाता था। ये आशंका अभी भी हमारे किसानों के मन में बनी हुई। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि करार तो कर लें लेकिन फिर कंपनी कहकर चले जाए कि नहीं, जैसा हमने कहा था अब वैसा हमें अब वैसी फसल नहीं मिली है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो करार होगा उसमें बहुत साफ रूप से साफ तरीके से लिखा जाएगा कि हम किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, उस किस क्वालिटी का उत्पादन कर रहे हैं, कि उसका दाम क्या होगा। अब क्वालिटी की बात होती है, जहां आशंका किसान को रहती है कि लास्ट में जब उत्पाद होगा तो कंपनी कहेगी भाई ये आपका उस क्वालिटी का उत्पादन नहीं है, हम इसकी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसमें इनपुट्स की बात भी कही गई है। कंपनी जो है किसान को शुरू से ही अच्छी क्वालिटी के इनपुट देगी और तकनीकी जानकारी भी देगी, और बीच बीच में जब उसको तकनीकी जानकारी मिलेगी तो कंपनी भी अपना उसका इंस्पेक्शन करेगी, वो सही क्वालिटी का उत्पाद जैसे वो कह रहे हैं वैसे वो किसान उस प्रक्रिया को अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है। अगर किसान ने सारी प्रक्रिया कंपनी के हिसाब से अपनाई है, उसके बाद में जो भी उत्पाद आता है तो कंपनी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। अगर वहाँ कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें सरकार ने प्रावधान किया है, वहाँ केवीके या जो एग्रीकल्चर कृषि वैज्ञानिक हैं उसको उसके सेवाएं ली जाएगी। वो उसमें निश्चित करेगा कि जो कंपनी और उसमें करार हुआ था, जिस उत्पाद की क्वालिटी की बात कही गई थी, वास्तव में कंपनी जो कह रही है सही कह रही है कि नहीं कह रही है। ये तीसरी पार्टी, जैसे मैंने बताया, केवीके के एक्सपर्ट्स या कृषि वैज्ञानिक उसको निर्धारित करेंगे कि वास्तव में ऐसा गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो किसान को इसमें आशंकित रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो अंत में वीरपाल जी मैं आपसे बहुत कम शब्दों में समझना चाहूँगी कि हमारे किसानों को थोड़ा सा बल मिले और आत्मविश्वास बढ़े नए कृषि कानूनों को लेकर और वो सजग रहें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान भाई को कहना चाहूँगा, आप किसी भी फील्ड में जरा से भी कोई आशंका मत करिए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी कहा है, कल भी कहा है, वो हर बार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रही है और रहेगी। आपका माल सुरक्षित है, आप किसी भी प्लेटफार्म पे घबराने की जरूरत नहीं है। जो फसल अधिनियम एक्ट के तहत जो हम पहले से आपकी कंपनी के साथ करार कर रहे हैं उसमें आपको मूल्य निर्धारित जो किया गया है वो आपको मिलेगा। हर तरह से किसान को इसमें सुरक्षा दी गई है। किसान के लिए ये एक रास्ता खोला गया है कि भाई किसान अपने उत्पाद को और अधिक अच्छे रेट में बेच सके ताकि किसान की मतलब आमदनी बढ़े और हमारा देश किसान खुशहाल हो, और जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। बिल्कुल, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और आज के विषय पर इतने विस्तार और इतने सरल चर्चा करने के लिए, हमारे किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए नजर डालते हैं उस पर। कल का हमारा विषय है गेहूं की पछेती खेती और आलू की उन्नत उत्पाद तकनीक के बारे में हम कल आपको जानकारी देंगे। कल ये हमारा विषय होगा, इससे जुड़े विशेषज्ञ इसी वक्त आपके लिए कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमें अपने सुझाव, अपने प्रश्न ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर।
इसके अलावा आप फेसबुक से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। ये तरीका भी बहुत आसान है। बहुत सारे हमारे किसान फेसबुक से हमें संपर्क करते हैं। फेसबुक पर जाए, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे अलावा एक और आसान तरीका है हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी हमने जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उससे कुछ तो आपके सामने तस्वीर साफ हुई होगी और किसानों के सवाल भी कई सारे हमारे तक पहुँचे हैं जिनका जवाब हमारे विशेषज्ञों ने दी है। और उम्मीद करते हैं कि जो मकसद है इन नए कृषि कानूनों का कि हमारे किसानों के जीवन में बेहतरी आए, उन्हें अपनी उपज का सही भाव मिले और उनकी आमदनी बढ़े और वो आत्मनिर्भर बने, क्योंकि किसान अगर मजबूत होगा, वो आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत। फिलहाल अभी लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांदकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांदगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तैलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम
जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी तालुक में नीरनल्ली एक छोटा सा गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजे गए इस स्थान में बारिश सदैव होती है। जंगल की इस कुदरती सुंदरता के मध्य में बसे 30 एकड़ की जमीन में विविध प्रकार की फसलों की खेती के साथ सफलता को नया आयाम दिया है एक पढ़ी लिखी महिला किसान ने, और उनका नाम है वेदा सीताराम हेगड़े। वे एक प्रगतिशील महिला किसान है। वेदा सीताराम ने सुपारी की खेती को प्रमुख फसल के रूप में अपनाया है। इसके बीच में अंतर खेती के रूप में काली मिर्च, केला, नारियल, कॉफी भी उगाई जाती है। इसके अलावा वे आम, कटहल, नींबू, चीकू जैसे विभिन्न फलों के पेड़, सागवानी के अलावा अन्य फसल भी उगा रही है। इन ऊंचे सुपारी के पेड़ों में बीमारी व कीट का लगना तो स्वाभाविक है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जैविक छिड़काव को अपनाया है। इससे हासिल होने वाली फसल न केवल रोग मुक्त होती है बल्कि रासायनिक से भी मुक्त रहती है। फसल के चारों ओर इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विशिष्ट व्यवस्था की है ताकि बारिश के समय में अतिरिक्त पानी बहकर निकल सके। बारिश के समय में मिट्टी के रिसाव को रोकने के लिए चारों ओर बने बंध को प्लास्टिक के आवरण से ढका है। सुपारी की फसल से मिलने वाले सुपारी का त्याज्य पदार्थ डेयरी से उत्पन्न त्याज्य के साथ कृषि की अन्य कच्ची सामग्री को एक तरफ इकट्ठा करती है। इस तरह इकट्ठा होने के बाद जब यह जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे फसलों में डालती है। घरेलू जरूरत के लिए बायोगैस और खेती के लिए ऊर्जा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करती है। अपने खेतों में रास्तों की व्यवस्था की है जिससे सुचारू रूप से घूमने फिरने, फसल को बाजार पहुंचाने में आसानी होती है। वेदा सीताराम की एक और विशेषता है वैज्ञानिक डेयरी। वे लगभग 70 गायों की देखभाल बहुत ही लगाव और चाव के साथ कर रही है। उस जगह को इस तरह से बनाया है कि हवा और रोशनी की प्रचुर मात्रा बनी रहे। दूध दुहने के लिए मशीन लगी है। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।